हाँ जी बेटा, रखे कंटिन्यू कि अगर सिंगल राइबोसोम होते हैं तो हम उनको क्या नाम देते हैं, मोनोसोम। लेकिन जब एक आरएनए का टाइप जिसको कि मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं, वो कई सारे राइबोसोम्स को एक साथ अटैच करता है और इनके पूरे ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीराइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। पॉलीराइबोसोम कब बनते हैं, मान लो एक ही टाइप की जब प्रोटीन की चेन बनानी है, जैसे हमारी हीमोग्लोबिन में 4 चेन है। ह्यूमन इंसुलिन के बारे में हम सब जानते हैं। इंसुलिन में 2 चेन बनती हैं, अल्फा और बीटा। वैसे तो जब इनएक्टिव होती है उसमें 3 चेन है, ए बी सी। लेकिन जो अडल्ट यानी कि मैच्योर इंसुलिन में 2 प्रोटीन की चेन है। और जब राइबोसोम एक ही टाइप की चेन को बनाते हैं तो उनको किस फॉर्म में आना पड़ता है, इस पॉलीराइबोसोम्स की फॉर्म में आना पड़ता है। किस लिए, क्योंकि उनको ये सेम टाइप की क्या करनी है बेटा, प्रोटीन्स को बनानी है। प्रेजेंस और अब्सेंस की बात करेंगे तो सारी जितनी भी लिविंग सेल्स है उनके अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमारी आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते। तो राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ है, राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ है, उसके बेस पे 2 टाइप के, साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनली। करवाने की जरूरत नहीं है ना। साइटोप्लाज्मिक तो हमें पता है, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम या साइटोराइबोसोम। ऑर्गेनली, ध्यान आपको, जब मैंने प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया करवाया था तो बताया था कि बेटा प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद के राइबोसोम्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं माइटोराइबोसोम और प्लास्टिडोराइबोसोम्स। क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को याद करो कि उसके ऊपर रहती हैं राइबोफोरिन प्रोटीन्स जो कि इन राइबोसोम्स को अटैच करने में हेल्प करती हैं। ये अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं, ये नहीं है कि एक ही सिंगल टाइप की, नहीं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी बनाते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स वगैरह भी बनाते हैं। अब जब वो प्रोटीन्स बन जाती हैं तो वो लोग क्या करती हैं, एक सेल ऑर्गेनली से दूसरे सेल ऑर्गेनली में ट्रांसफर होती हैं ताकि वो लोग ट्रांसपोर्ट कर जाएं। जब एक पूरी प्रोटीन की चेन बनती है बेटा तो वो फोल्ड होती है और उसको कुछ प्रोटीन्स रहती हैं जो कि ट्रैफिक करती हैं। ट्रैफिक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाती हैं और उन स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं चैपरोन्स। क्या नाम देते हैं, चैपरोन्स के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट सेवर्डबर्ग ने ये कहा कि भाई राइबोसोम का साइज को भी हम डिटरमिन कर सकते हैं और डिटरमिनेशन यूनिट होती है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या कि जो सेवर्डबर्ग था उसने बताया सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के थ्रू हम इनके साइज को मेजर कर सकते हैं। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं तो इन राइबोसोम्स की जो यूनिट होती है, राइबोसोम की यूनिट को हम लिखते हैं सेवर्डबर्ग यूनिट। बेटा यूकैरियोट्स में होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम, S फॉर सेवर्डबर्ग, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें होते हैं 70S। लेकिन यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, 70S के। 2 चीज समझ में आई, प्रोकैरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में होते हैं 70S टाइप राइबोसोम और यूकैरियोट्स की बाकी सेल्स में होते हैं 80S। तो जो 80S राइबोसोम है वो 2 यूनिट से मिलके बने हुए हैं, बड़े वाली है 60S की और छोटे वाली है 40S। कहोगे मैम 100 बन गए, लेकिन बेटा जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है और ये बन जाते हैं 80S। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात और, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, मैमल के माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पर 55S कोएफिशिएंट देखने को मिलता है। और जो 70S राइबोसोम है उसकी 2 यूनिट होती है 50S और इसके अलावा 30S। इनके बीच में जो यूनिट होती है, बीच में एक टनल होती है जहां से कि जो भी नई पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन की जो चेन बनती है उसको रास्ता मिलेगा। कैसे, मान लो कि ये है, इसमें जो ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये टनल है कि जैसे प्रोटीन की चेन बनी वो इधर से क्या कर जाती है, रिलीज आउट हो जाती है। क्लियर।
ये देखो, ये होते हैं 80S और 70S राइबोसोम्स। राइबोसोम की जब हम बात करेंगे, राइबोसोम पे कई सारी साइट्स प्रेजेंट होती है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी 12th क्लास बेस बनाएगी जेनेटिक्स का, और अगर अब समझ में नहीं आया तो फिर आगे चल के बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे। mRNA को बाइंड करने की साइट होती है, अमीनो एसिड को बाइंड करने की साइट होती है, और इसके अलावा 3 साइट होती है, P, A और E, पेप्टाइडियल, अमीनो असाइल और E साइट। तो ये देखो 80S राइबोसोम दिखाई दे रहा है। अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें, इट इज सिंथेसाइज इनसाइड न्यूक्लियोलस। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस रहता है वहां पर ये बनता है। क्लियर। और जब हम इस 80S राइबोसोम की बात करेंगे, बन तो गया न्यूक्लियोलस के अंदर, लेकिन ये वहां पर फंक्शनल नहीं होता। इसकी जो सब यूनिट होती है न्यूक्लियोलस में बनेंगी, वो आएंगी न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में वो अलग अलग जाती हैं, ठीक है, और न्यूक्लियस से वो आएंगी साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं, वो जुड़ जाती हैं और अपने काम को करना शुरू कर देती है। क्लियर। चलो जी, 70S राइबोसोम की हम बात करेंगे तो उनके पास तो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती नहीं, तो ये लोग डायरेक्टली बनते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के ही अंदर। और इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्लास्टिड थे, उनके मैट्रिक्स के अंदर बनते हैं। ठीक है। तो जब एक राइबोसोम की हम बात करते हैं कि जो ये राइबोसोम्स रहते हैं, सिर्फ 2 चीजों से मिलके बने हुए हैं। राइबोसोम सिर्फ 2 चीजों से मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन और RNA। राइबोसोमल RNA और प्रोटीन, इसलिए हमने इनको क्या बोला, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। हाँ, जो सेल्स के राइबोसोम्स रहते हैं उनके पास हमें थोड़ा बहुत लिपिड भी देखने को मिलता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन रहता है या तो वो RNA का रहता है या वो रहता है इसकी प्रोटीन्स का। ये देखो बेटा, जो 60S सब यूनिट है आपको दिखाई दे रही होगी। 60S सब यूनिट में 2 टाइप के RNA, 28S और 5S, और जो 40S है उसमें जो RNA रहता है उसका नाम है 18S। तो देखो इसमें कितनी प्रोटीन है, छोटे वाली सब यूनिट में 33, बड़े वाले में होती है 40 प्रोटीन। तो देख ये कई बार आ जाती है कि जो 40S सब यूनिट होती है इसमें कितना, कौन सा RNA, 18S टाइप का। 60S में 3 है, देखो 28, 5 और 5.8S टाइप। लेकिन यहाँ पर देखो जो 30S RNA है प्रोकैरियोट्स का, उसमें होती है 16S RNA और 21 प्रोटीन। यहाँ पर 33, यहाँ पर 21। यहाँ पर भी RNA प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ कौन सा, 23S और 5S। यहाँ पर है 28S, 5S और 5.8S। यहाँ पर होती है 40 प्रोटीन्स, और यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं कितनी, 34 प्रोटीन मोलिक्यूल्स। जो ये प्रोटीन मोलिक्यूल है, ये दोनों स्ट्रक्चरल भी होती हैं और एंजाइमेटिक भी। क्लियर। क्योंकि जब बायोमोलिक्यूल्स में भी जब ये चीजें आएंगी तब और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी कि राइबोसोम्स कितने टाइप के RNA को बनाता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स के फंक्शन की। फंक्शन सिंपल सी बात है, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, है ना, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन के अलावा कई सारे एंजाइम्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंजाइम प्रोवाइड करने का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि जब वो अमीनो एसिड की फॉर्मेशंस होती हैं तो उस टाइम पे पेप्टाइडियल ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। इसका जो RNA होता है राइबोसोम्स का, वो बनाता है राइबोसोम्स को। tRNA अमीनो एसिड्स को ले जाने का काम करता है, और जो mRNA जो कि राइबोसोम्स के ही हिस्सा होता है बेटा, वो एक जेनेटिक कोड लेके आता है, जो कि हम थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स यानी कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, +2 में करेंगे। प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो कोड आते हैं कि भाई कौन सा कोड है, वो mRNA लाता है। मैसेंजर RNA, मैसेंजर का काम, उस mRNA के कोड के अगेंस्ट जो एंटी कोडोन्स होते हैं वो लाता है tRNA, यानी कि ट्रांसफर RNA। ठीक है, और राइबोसोम्स बना ही देते हैं प्रोटीन्स को। चलो जी, ये थी इनकी बात। अब हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है, सेल को भी तो मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए ना।
सेल में सेल ऑर्गेनल ही है, लेकिन हमारी जो सेल्स होती हैं बेटा उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कुछ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। देखो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटल मतलब जैसे हमारा स्केलेटन है उसी तरह उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ रिजिड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि सेल के स्केलेटन का काम करते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर छोटे फाइब्रस और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो हिस्से सेल के, क्या वो हिस्से सेल के जो कि उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, ओरिएंटेशन जब वो घूमती है तो उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते, सेल ऑर्गेनलीज की डिस्ट्रीब्यूशन की एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच ना हो जाए, और इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको और सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करें, उनको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। 3 है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। क्या क्या नाम है? माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल। अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो यानी कि फिलामेंट लंबे और सिलेंड्रिकल शेप के कुछ फिलामेंट्स हैं जो कि यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल सेल में देखने को मिलते हैं। माइक्रोफिलामेंट को जो बनाने वाली प्रोटीन है उसका नाम है एक्टिन। 6 से 8 नैनोमीटर इनकी थिकनेस होती है एंड बीडिड अपीयर, यानी कि जैसे मोती एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, दिखाई दे रही है, इस तरह जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो ये दिखाई देते हैं। बेटा जो माइक्रोफिलामेंट्स की जब बात आती है ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और इन सब के अलावा ये स्पिंडल फाइबर जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है के टाइम पे बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट उनके साथ कनेक्ट हुए रहते हैं। माइटोसिस जब एक सेल से 2 सेल यानी कि सेल्स बनती हैं और जेनेटिक मटेरियल जब ट्रांसफर होता है तो क्लीवेज यानी कि सेल्स जब डिवाइड करती है ना तो सबसे पहले उनके बीच में पार्टीशन होता है, फिर वो अलग होती है। ये सारे चीजों में एसोसिएट रहते हैं माइक्रोफिलामेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल है, ठीक है, और हमारी मायोसिन प्रोटीन रहती है मसल्स में, उनके साथ भी ये लोग अटैच रहते हैं। मायोफाइबर्स मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं उनमें माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलो तो क्या फंक्शन होगा? देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन्स की जो प्रोटीन होती है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल्स को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? और जब सेल की डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होती है उसमें हेल्प करते हैं। मसल्स के जो फाइबर्स रहते हैं जिनकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है वो एक्चुअल में और कुछ नहीं होते, यही माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं बेटा। माइक्रोविलाई उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। जो अंडुलेशन मूवमेंट जो चलती है यानी कि जो सेल्स की जो मूवमेंट चलती है उसमें, सूडोपोडिया के बारे में हम सब जानते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सूडोपोडिया बनता है उनकी फॉर्मेशन में, किसी भी चीज को अंदर सेल के लाने में या रिलीज आउट करवाने में, और स्पिंडल की फॉर्मेशन में। कब? जब सेल का डिवीजन होता है, हर जगह हमें माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करेंगे, मतलब जो ये हम कर रहे हैं ना 3, सिर्फ आपको इनकी डेफिनेशन और इनका फंक्शन याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सेल का स्केलेटन का काम जो 3 सेल ऑर्गेनली कर रहे हैं उनके क्या फंक्शन है, और नीट के अंदर आपको इनके फंक्शन ही कंफ्यूज करते हैं। फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से सेल ऑर्गेनली का है या कौन से हिस्से का है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि ये किसकी, माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर रहा है, फिलामेंट की बात कर रहा है, या इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स।